अध्याय 20 प्रतिशोध और दया। 1 घंटे बाद शिकार कर रहे तेंदुआ शीता ने नीले आसमान की ओर ऊपर की ओर देखा, जहां उसका ध्यान स्का नामक गिद्ध पर गया, जो 1 मील दूर झाड़ी के ऊपर धीरे धीरे चक्कर लगा रहा था और हवा के साथ बह रहा था। एक लंबे मिनट तक पीली आंखें उस भयानक पक्षी को ध्यान से देखती रहीं। उन्होंने स्का को गोता लगाते और फिर उठते हुए देखा ताकि वह अपनी अशुभ परिक्रमा जारी रख सके, और इन हरकतों में उनकी लकड़ी की कला ने वो पढ़ लिया जो शीता को स्पष्ट था, लेकिन निस्संदेह आपके या मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं था। शिकारी बिल्ली ने अनुमान लगाया कि स्का के नीचे जमीन पर कोई जीवित प्राणी है, या तो कोई जानवर जो अपने शिकार को खा रहा है, या कोई मरता हुआ जानवर जिस पर स्का ने अभी तक हमला करने की हिम्मत नहीं की है। किसी भी स्थिति में ये शीता के लिए मांस साबित हो सकता है, और इसलिए सतर्क बिल्ली एक घुमावदार रास्ते से, नर्म गद्देदार पैरों पर, जो कोई आवाज नहीं कर रहे थे, तब तक पीछा करती रही जब तक कि चक्कर लगाने वाला आसवोगेल और उसका इच्छित शिकार हवा के ऊपर नहीं आ गए। फिर प्रत्येक आवारा हवा को सूंघते हुए शीता तेंदुआ सावधानी से आगे बढ़ा, और वह कोई खास दूरी तय नहीं कर पाया कि उसके तीखे नथुने मनुष्य की गंध से पुरस्कृत हुए। एक टर्मंगनी। शीता ने कुछ देर रुककर कहा, वह मनुष्यों का शिकारी नहीं था। वह युवा था और अपनी युवावस्था में था, लेकिन हमेशा से ही वह इस घृणित उपस्थिति से बचता रहा था। हाल ही में वह अपने पुराने शिकार के मैदान से कई सैनिकों के गुजरने के कारण इसका अधिक आदी हो गया था, और चूंकि सैनिकों ने शीता द्वारा खाए जाने वाले शिकार के एक बड़े हिस्से को डराकर भगा दिया था, दिन दुबले हो गए थे और शीता भूखा था। चक्कर लगा रहे स्का ने सुझाव दिया कि यह तरमांगनी असहाय हो सकती है और मरने के कगार पर है, अन्यथा स्का की उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती और इसलिए वह शीता के लिए आसान शिकार बन जाती। इस विचार को ध्यान में रखते हुए बिल्ली ने अपना पीछा फिर से शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वह घनी झाड़ी के बीच से निकल गया और उसकी पीली हरी आंखें एक संकीर्ण शिकार पथ पर मुंह के बल लेटे हुए लगभग नग्न तरमांगनी के शरीर पर खुशी से टिक गईं। नुमा तृप्त होकर बर्था किरचा के घोड़े के शव से उठा और आंशिक रूप से खाए गए शरीर को गर्दन से पकड़कर झाड़ियों में घसीटता हुआ ले गया। फिर वह पूर्व दिशा में उस खो की ओर चल पड़ा जहां उसने अपने साथी को छोड़ा था। असहज रूप से भरे होने के कारण वह नींद में था और झगड़ालू नहीं था। वह चुपचाप या छिपने की कोशिश किए बिना धीरे धीरे और राजसी ढंग से आगे बढ़ा। राजा बिना किसी डर के बाहर चला गया। कभी कभी दाएं या बाएं ओर शाही नजर डालते हुए वह संकरी शिकार पगडंडी पर आगे बढ़ता रहा, जब तक कि एक मोड़ पर वह अचानक उस चीज पर रुक नहीं गया जो उसके सामने थी। शीता तेंदुआ चुपके से एक तरमांगनी के लगभग नग्न शरीर पर रेंग रहा था, जो रास्ते की गहरी धूल में मुंह के बल लेटा हुआ था। नुमा ने धूल में शांत शरीर को गौर से देखा। पहचान गया, यह उसका तरमांगनी था। उसके गले से चेतावनी की एक धीमी गड़गड़ाहट निकली और शीता टार्जन की पीठ पर एक पंजा रखकर रुक गया और अचानक घुसपैठिए की ओर देखने लगा। उन जंगली दिमागों के अंदर क्या चल रहा था, कौन कह सकता है। तेंदुआ अपने शिकार की रक्षा करने की समझदारी पर बहस कर रहा था, क्योंकि वह भयानक तरीके से गुर्राया, मानो नुमा को शिकार से दूर रहने की चेतावनी दे रहा हो। और नुमा, क्या संपत्ति के अधिकार का विचार उसके विचारों पर हावी था? तरमांगनी उसका था या वह तरमांगनी का था? क्या विशाल श्वेत वानर ने उसे वश में नहीं किया था, और क्या उसने उसे खाना नहीं खिलाया था? नुमा को वह डर याद आया जो उसने इस मानव वस्तु और उसके क्रूर भाले से महसूस किया था, लेकिन जंगली दिमागों में डर घृणा की तुलना में सम्मान को अधिक जन्म देता है, और इसलिए नुमा ने पाया कि वह उस प्राणी का सम्मान करता है जिसने उसे वश में किया और वश में किया था। उसने शीता को देखा, जिसे वह घृणा से देखता था, शेर के मालिक को परेशान करने की हिम्मत कर रहा था। ईर्ष्या और लालच अकेले ही नुमा को शीता को भगाने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त हो सकते थे। भले ही शेर इतना भूखा नहीं था कि वो उस मांस को खा सके जिसे उसने छोटी बिल्ली से छीना था, लेकिन फिर भी उस विशाल सिर के भीतर छोटे मस्तिष्क में एक वफादारी की भावना थी, और शायद यही वह बात थी जिसने नुमा को तेजी से आगे बढ़ाया, गुर्राते हुए, थूकती हुई शीता की ओर। एक क्षण के लिए वह अपनी पीठ को झुकाए और चेहरे पर गुर्राहट लिए खड़ा रहा,
पूरी दुनिया के लिए वह एक बड़े धब्बेदार टैबी की तरह था। नूमा को लड़ने का मन नहीं था, लेकिन शीता को उसके अधिकारों पर विवाद करने की हिम्मत करते देखकर उसके क्रूर दिमाग में अचानक आग लग गई। उसकी गोल आंखें क्रोध से चमक उठी, उसकी लहराती पूंछ कड़ी होकर खड़ी हो गई और उसने एक भयानक दहाड़ के साथ इस अहंकारी जागीरदार पर हमला कर दिया। यह इतनी अचानक और इतनी कम दूरी से आया कि शीता के पास भागने का कोई मौका नहीं था, और इसलिए उसने अपने खुरदरे पंजों और तड़कते हुए जबड़ों से इसका सामना किया, लेकिन सारी संभावनाएं उसके खिलाफ थीं। उसके प्रतिद्वंद्वी के बड़े नुकीले दांतों और अधिक शक्तिशाली जबड़ों के साथ साथ उसके विशाल पंजे और शेर का भारी वजन भी था। पहली टक्कर में शीता कुचल गया और हालांकि वह जानबूझकर अपनी पीठ के बल गिरा और नूमा को मारने के इरादे से अपने शक्तिशाली पिछले पैरों को नीचे खींच लिया, शेर ने उसे रोक दिया और उसी समय शीता के गले पर अपने भयानक जबड़े बंद कर दिए। ये जल्द ही खत्म हो गया। नूमा ने खुद को हिलाते हुए उठकर अपने दुश्मन के फटे और कटे हुए शरीर के ऊपर खड़ा हो गया। उसका खुद का चिकना कोट कट गया था और लाल खून उसके पार्श्व से टपक रहा था। हालांकि यह एक मामूली चोट थी, लेकिन इससे वह क्रोधित हो गया। उसने मरे हुए तेंदुए को घूर कर देखा और फिर गुस्से में आकर उसने शरीर को पकड़ लिया और उसे नोच डाला, लेकिन एक पल में ही उसे गिरा दिया, अपना सिर नीचे किया, एक भयानक दहाड़ लगाई और वानर मानव की ओर मुड़ गया। स्थिर आकृति के पास जाकर उसने उसे सिर से लेकर पैर तक सूंघा। फिर उसने अपना एक बड़ा पंजा उसके ऊपर रखा और उसका चेहरा ऊपर करके उसे पलट दिया। फिर से उसने शरीर को सूंघा और आखिर में अपनी खुरदरी जीभ से टार्जन के चेहरे को चाटा। तभी टार्जन ने अपनी आंखें खोलीं। उसके ऊपर एक विशाल शेर खड़ा था, उसकी गर्म सांसें उसके चेहरे पर और उसकी खुरदरी जीभ उसके गाल पर थी। बंदर आदमी कई बार मौत के करीब पहुंच चुका था, लेकिन इससे पहले कभी भी वह इतना करीब नहीं पहुंचा था। उसने सोचा, क्योंकि उसे यकीन था कि मौत बस कुछ सेकंड की बात है। उसका दिमाग अभी भी उस झटके के असर से सुन्न था जिसने उसे गिरा दिया था, और इसलिए वह एक पल के लिए भी नहीं पहचान पाया कि उसके ऊपर खड़ा शेर वही है जिसका उसने हाल ही में सामना किया था। लेकिन कुछ ही देर में उसे एहसास हुआ कि नूमा उसे खाने पर आमादा नहीं था, कम से कम तुरंत तो नहीं। उसकी स्थिति नाजुक थी। शेर अपने अगले पंजों से टार्जन पर चढ़ गया था, इसलिए बंदर आदमी शेर को दूर धकेले बिना उठ नहीं सकता था और नूमा को धक्का दिया जाना बर्दाश्त होगा या नहीं, यह एक खुला सवाल था। इसके अलावा जानवर उसे पहले ही मरा हुआ मान सकता था और कोई भी हरकत जो इसके विपरीत होने का संकेत देती थी, पूरी संभावना है कि नरभक्षी की हत्या की प्रवृत्ति को जगा देगी। लेकिन टार्जन इस स्थिति से थक चुका था। वह हमेशा के लिए वहां पड़े रहने के मूड में नहीं था, खासकर जब उसने इस तथ्य पर विचार किया कि जिस लड़की जासूस ने उसका दिमाग काटने की कोशिश की थी, वह निस्संदेह जितनी जल्दी हो सके भाग जाएगी। नूमा अब उसकी आंखों में देख रहा था और उसे अब स्पष्ट रूप से पता था कि वह जीवित है। अब शेर ने अपना सिर एक तरफ झुकाया और कराहने लगा। टार्जन को नोट पता था और वह जानता था कि इसमें न तो क्रोध लिखा है और न ही भूख, और फिर उसने एक ही बार में सब कुछ जोखिम में डाल दिया, उस धीमी कराह से प्रोत्साहित होकर। चल नूमा, उसने आदेश दिया और अपनी हथेली को भूरे कंधे पर रखते हुए शेर को एक तरफ धकेल दिया। फिर वह उठा और अपने शिकार के चाकू पर हाथ रखकर आगे क्या होने वाला है, इसका इंतजार करने लगा। तभी उसकी नज़र पहली बार शीता के फटे हुए शरीर पर पड़ी। उसने मृत बिल्ली से लेकर जीवित बिल्ली की ओर देखा और शीता पर भी संघर्ष के निशान देखे, और एक पल में उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। नूमा ने उसे तेंदुए से बचाया था। यह अविश्वसनीय लग रहा था, लेकिन फिर भी सबूत स्पष्ट रूप से इस तथ्य की ओर इशारा कर रहे थे। वह शेर की ओर मुड़ा और बिना किसी डर के उसके पास गया और उसके घावों की जांच की, जो उसे सही लगे, और जब टार्जन उसके बगल में घुटनों के बल बैठा, तो नूमा ने अपने खुजली वाले कान को नंगे भूरे कंधे पर रगड़ा। फिर बंदर आदमी ने बड़े सिर को सहलाया, अपना भाला उठाया और लड़की के पीछे की ओर देखने लगा। यह उसे जल्दी पूर्व की ओर जाता हुआ मिल गया, और जैसे ही वह उस पर आगे बढ़ा, कुछ ने उसे अपने गले में लटकाए गए लॉकेट को छूने के लिए प्रेरित किया। वह गायब हो चुका था।
बंदर आदमी के चेहरे पर गुस्से का कोई निशान नहीं था, सिवाय जबड़े में हल्का सा कसाव, लेकिन उसने दुखी होकर अपना हाथ अपने सिर के पीछे रखा, जहां एक जगह पर एक गांठ थी, जहां लड़की ने उसे मारा था, और एक पल बाद उसके होठों पर एक आधी मुस्कान खेल गई। वो ये स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक सका कि उसने उसे बड़ी सफाई से धोखा दिया था, और उसने जो किया उसके लिए हिम्मत की जरूरत थी, और सिर्फ एक पिस्तौल लेकर उन दोनों और रेलवे के बीच की पटरी रहित बंजर भूमि से होते हुए आगे की पहाड़ियों में जहां विल्हेल्मस्टल है। टार्ज़न ने साहस की प्रशंसा की। वो इतना बड़ा था कि वो इसे स्वीकार कर सकता था और एक जर्मन जासूस में भी इसकी प्रशंसा कर सकता था, लेकिन उसने देखा कि इस मामले में यह उसकी कुशलता को और बढ़ा देता है और उसे और भी खतरनाक बना देता है, और उसे रास्ते से हटाना सबसे ज़रूरी है। उसे उम्मीद थी कि वो विल्हेल्मस्टल पहुंचने से पहले ही उसे पकड़ लेगा, और इसलिए वो उस झूलते हुए रफ्तार से चल पड़ा जिसे वह बिना किसी थकान के लगातार घंटों तक पकड़ सकता था। लड़की को 2 दिन से कम समय में पैदल शहर पहुंचने की उम्मीद करना असंभव लग रहा था, क्योंकि यह 30 मील की दूरी थी और इसका एक हिस्सा पहाड़ी था। जैसे ही उसके दिमाग में यह विचार आया, उसने पूर्व की ओर से एक इंजन की सीटी सुनी और जान गया कि कई दिनों के बंद होने के बाद रेलवे फिर से चालू हो गई है। अगर ट्रेन दक्षिण की ओर जा रही होती तो लड़की उसे संकेत देती कि वह रास्ते के अधिकार पर पहुंच गई है। उसके तेज कानों ने पहियों पर ब्रेक शूज की आवाज़ सुनी और कुछ मिनट बाद ब्रेक बंद होने का संकेत बज उठा। ट्रेन रुक गई थी और फिर से शुरू हो गई थी, और जैसे जैसे यह आगे बढ़ी और अधिक दूरी तय की, टार्ज़न ध्वनि की दिशा से बता सकता था कि ये दक्षिण की ओर बढ़ रही थी। बंदर आदमी ने उस पगडंडी का अनुसरण करते हुए रेलवे ट्रैक के पश्चिमी छोर पर अचानक से समाप्त होने वाली जगह पर पहुंच गया, जिससे पता चला कि लड़की ट्रेन में चढ़ गई थी, जैसा कि उसने सोचा था। अब उसके पास विल्हेल्मस्टल तक जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जहां उसे कैप्टन फ्रिट्ज शनाइडर और लड़की को खोजने और अपने हीरे जड़े लॉकेट को वापस पाने की उम्मीद थी। जब टार्ज़न विल्हेल्मस्टल के छोटे से पहाड़ी शहर में पहुंचा तो अंधेरा हो चुका था। वह बाहरी इलाके में इधर उधर घूम रहा था, अपनी दिशाएं तलाश रहा था और यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि एक लगभग नग्न श्वेत व्यक्ति संदेह पैदा किए बिना गांव की खोज कैसे कर सकता है। वहां बहुत से सैनिक थे और शहर पर पहरा था, क्योंकि वह देख सकता था कि एक अकेला प्रहरी उससे मुश्किल से 100 गज की दूरी पर अपनी चौकी पर चल रहा था। इस व्यक्ति से बच निकलना मुश्किल नहीं था, लेकिन गांव में घुसना और उसकी तलाशी लेना व्यावहारिक रूप से असंभव था, चाहे वह कपड़े पहने हो या न पहने, जैसा कि वह था। आगे की ओर रेंगते हुए, हर तरह की आड़ का फायदा उठाते हुए, जब संतरी का चेहरा उसकी ओर था, तो वह सपाट और गतिहीन होकर लेट गया। आखिरकार बंदर आदमी लाइनों के ठीक अंदर एक बाहरी घर की छाया में पहुंच गया। वहां से वह चुपके से एक इमारत से दूसरी इमारत में चला गया, जब तक कि आखिरकार उसे एक बंगले के पीछे एक बड़े कुत्ते ने खोज लिया। वह जानवर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, गुर्राता हुआ। टार्ज़न एक पेड़ के पास स्थिर खड़ा था। वह बंगले में एक रोशनी और वर्दीधारी लोगों को इधर उधर घूमते हुए देख सकता था, और उसे उम्मीद थी कि कुत्ता भौंकेगा नहीं। उसने भौंका नहीं, लेकिन वह और भी ज्यादा क्रूर तरीके से गुर्राया, और ठीक उसी समय जब बंगले का पिछला दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकला, जानवर ने हमला कर दिया। वो एक बड़ा कुत्ता था, जो डैंगो लकड़बग्घे जितना ही बड़ा था, और वह नुमा शेर की तरह ही सभी तरह की क्रूरता के साथ हमला करता था। जैसे ही वह आया, टार्ज़न घुटनों के बल बैठ गया और कुत्ते ने हवा में उसके गले पर हमला किया, लेकिन अब वह किसी आदमी से नहीं निपट रहा था, और उसने पाया कि उसकी फुर्ती टारमंगनी की फुर्ती से कहीं ज्यादा थी। उसके दांत कभी भी नर्म मांस तक नहीं पहुंच पाए। मजबूत उंगलियों, स्टील की उंगलियों ने उसकी गर्दन को जकड़ लिया। उसने एक चौंका देने वाली चीख निकाली और अपने पंजों से उसके सामने नंगी छाती को नोचने लगा, लेकिन वह शक्तिहीन था। शक्तिशाली उंगलियों ने उसके गले को जकड़ लिया। आदमी उठा, एक बार पंजे मारने वाले शरीर को झटका दिया और उसे एक तरफ फेंक दिया। उसी समय खुले बंगले के दरवाजे से एक आवाज आई, सिम्बा। कोई जवाब नहीं मिला। पुकार दोहराते हुए वह आदमी सीढ़ियों से नीचे उतरा और पेड़ की ओर बढ़ा।
दरवाजे से आती रोशनी में टार्जन देख सकता था कि वह जर्मन अफसर की वर्दी पहने एक लंबा, चौड़े कंधों वाला आदमी था। बंदर आदमी पेड़ के तने की छाया में चला गया। वह आदमी कुत्ते को पुकारते हुए करीब आया। उसने जंगली जानवर को नहीं देखा, जो अब छाया में दुबका हुआ उसका इंतजार कर रहा था। जब वह टारमंगनी के 10 फीट के भीतर पहुंच गया, तो टार्जन ने उस पर छलांग लगा दी। जैसे सबोर शिकार के लिए झपटता है, वैसे ही बंदर आदमी भी झपट पड़ा। उसके शरीर की गति और वजन ने जर्मन को जमीन पर गिरा दिया। शक्तिशाली उंगलियों ने चीख को रोक दिया और हालांकि अधिकारी ने संघर्ष किया, लेकिन उसके पास कोई मौका नहीं था और एक पल बाद वह कुत्ते के शव के पास मृत पड़ा था। टार्जन एक पल के लिए अपने शिकार को नीचे देखते हुए और इस बात पर अफसोस करते हुए खड़ा था कि वह अपनी प्यारी जीत की पुकार को आवाज देने का जोखिम नहीं उठा सका। वर्दी को देखकर लगा कि वह विल्हेल्मस्टल से गुजर सकता है और कम से कम पकड़े जाने की संभावना के साथ आगे बढ़ सकता है। 10 मिनट बाद एक लंबा, चौड़े कंधों वाला अधिकारी बंगले के आंगन से बाहर निकला और अपने पीछे एक कुत्ते और एक नग्न आदमी की लाशें छोड़ गया। वह छोटी सी सड़क पर निर्भीकता से चलता रहा और जो लोग उसके पास से गुजरे, वे यह अनुमान नहीं लगा पाए कि शाही जर्मनी की वर्दी के नीचे एक क्रूर हृदय धड़क रहा था जो हूणों के प्रति अदम्य घृणा से भरा हुआ था। टार्जन की पहली चिंता होटल का पता लगाना था, क्योंकि उसे लगता था कि यहाँ वह लड़की को ढूंढ लेगा, और जहाँ लड़की होगी वहाँ निस्संदेह हॉप्टमैन फ्रिट्ज शनाइडर होगा, जो या तो उसका सहयोगी था या उसका प्रेमी या दोनों, और वहाँ टार्जन का कीमती लॉकेट भी होगा। आखिरकार उसे होटल मिल ही गया, एक छोटी सी 2 मंजिला इमारत जिसमें एक बरामदा था। दोनों मंजिल पर रोशनी थी और लोग, ज्यादातर अधिकारी, अंदर देखे जा सकते थे। बंदर आदमी ने अंदर जाकर उन लोगों के बारे में पूछताछ करने के बारे में सोचा जिन्हें वह ढूंढ रहा था, लेकिन उसके बेहतर विवेक ने आखिरकार उसे पहले टोह लेने के लिए प्रेरित किया। इमारत के चारों ओर घूमते हुए उसने पहली मंजिल पर सभी रोशनी वाले कमरों में देखा और जिन लोगों के लिए वह आया था, उनमें से किसी को भी न देखकर वह बरामदे की छत पर हल्के से झूल गया और दूसरी मंजिल की खिड़कियों से अपनी जांच जारी रखी। होटल के एक कोने में पीछे के कमरे में पर्दे खींचे हुए थे, लेकिन उसने अंदर से आवाजें सुनी और एक बार उसने एक आकृति को पर्दे के पीछे क्षण भर के लिए छाया में देखा। यह एक महिला की आकृति लग रही थी, लेकिन यह इतनी जल्दी चली गई कि उसे यकीन नहीं हो रहा था। टार्जन खिड़की के पास गया और सुनने लगा। हाँ, वहाँ एक महिला और एक पुरुष थे। उसने उनकी आवाज़ों के स्वर स्पष्ट रूप से सुने, हालांकि वह कोई शब्द नहीं सुन सका क्योंकि वे फुसफुसाते हुए लग रहे थे। बगल का कमरा अंधेरा था। टार्जन ने खिड़की खोलने की कोशिश की और पाया कि वह खुली हुई थी। अंदर सब शांत था। उसने खिड़की का दरवाज़ा उठाया और फिर से सुनने लगा, फिर भी सन्नाटा था। एक पैर खिड़की की चौखट पर रखकर वह अंदर घुसा और जल्दी से इधर उधर देखने लगा। कमरा खाली था। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने उसे खोला और हॉल में देखा। वहां भी कोई नहीं था और वह बाहर निकलकर बगल के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा जहां वह आदमी और औरत थे। दरवाजे के पास जाकर उसने ध्यान से सुना। अब उसे शब्दों में अंतर समझ में आ गया, क्योंकि दोनों ने अपनी आवाज़ ऊंची कर ली थी, मानो बहस कर रहे हों। महिला बोल रही थी, मैं वह लॉकेट लेकर आई हूँ, उसने कहा, जैसा कि आपके और जनरल क्राउड के बीच तय हुआ था। यह मेरी पहचान है। मेरे पास कोई और पहचान पत्र नहीं है। इतना ही काफ़ी है। आपको बस मुझे कागजात देने हैं और मुझे जाने देना है। पुरुष ने इतने धीमे स्वर में उत्तर दिया कि टार्जन उसके शब्दों को समझ ही नहीं सका और तभी महिला ने पुनः बोलना शुरू किया, उसकी आवाज़ में तिरस्कार और शायद थोड़ा डर भी था। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी, हॉप्टमैन शनाइडर, उसने कहा, और फिर मुझे मत छुओ। अपने हाथ मुझसे हटाओ। तभी टार्जन ऑफ द एप्स ने दरवाज़ा खोला और कमरे में प्रवेश किया। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा, बैल की गर्दन वाला जर्मन अधिकारी एक हाथ से फ्राउलिन बर्था किर्चर की कमर पर था और एक हाथ उसके माथे पर था और वह उसके सिर को पीछे की ओर धकेल रहा था और उसके मुंह पर चूमने की कोशिश कर रहा था। लड़की उस बड़े जानवर से संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ थे। धीरे धीरे उस आदमी के होंठ उसके होंठों के करीब आ रहे थे और धीरे धीरे
कदम दर कदम उसे पीछे की ओर ले जाया जा रहा था। शनाइडर ने अपने पीछे दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनी और मुड़ा। इस अजीब अधिकारी को देखते ही उसने लड़की को नीचे गिरा दिया और सीधा खड़ा हो गया। इस घुसपैठ का क्या मतलब है, लेफ्टिनेंट? उसने दूसरे के एपोलेट्स को देखते हुए पूछा। तुरंत कमरे से बाहर निकल जाओ। टार्ज़न ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसके साथ मौजूद दो लोगों ने उन दृढ़ होठों से एक धीमी गड़गड़ाहट सुनी, एक ऐसी गड़गड़ाहट जिसने लड़की के शरीर में एक सिहरन पैदा कर दी और खून के लाल चेहरे पर एक पीलापन ला दिया और उसका हाथ उसकी पिस्तौल पर आ गया, लेकिन जैसे ही उसने अपना हथियार निकाला, उसे उससे छीन लिया गया और अंधड़ और खिड़की से बाहर यार्ड में फेंक दिया गया। फिर टार्ज़न ने दरवाजे के पीछे जाकर धीरे से अपनी वर्दी का कोट उतार दिया। उन्होंने जर्मन से कहा, आप हाउप्टमैन शनाइडर हैं। इसमें क्या है? बाद वाले ने गुर्राहट के साथ कहा। मैं वानरों का टार्ज़न हूँ, वानरों ने उत्तर दिया। अब तुम्हें पता चल गया है कि मैं क्यों दखल देता हूँ। उसके सामने खड़े दो लोगों ने देखा कि वह कोट के नीचे नंगा था, जिसे उसने फर्श पर फेंक दिया और फिर उसने जल्दी से पतलून उतार दी और केवल अपनी लुंगी पहने हुए खड़ा हो गया। लड़की ने भी अब तक उसे पहचान लिया था। अपना हाथ उस पिस्तौल से हटा लो, टार्ज़न ने उसे डांटा। उसका हाथ उसकी बगल में गिर गया। अब यहाँ आओ। वह पास आए और टार्ज़न ने हथियार निकाल लिया और एक के बाद एक फेंके। उसके नाम के उल्लेख पर टार्ज़न ने खून के चेहरे पर फैली हुई बीमार पीली त्वचा को देखा था। आखिरकार उसे सही आदमी मिल गया था। आखिरकार उसकी साथी का आंशिक बदला लिया जाएगा, कभी भी उसका पूरा बदला नहीं लिया जा सकता। जीवन बहुत छोटा था और जर्मन बहुत ज्यादा थे। आप मुझसे क्या चाहते हैं? शनाइडर ने पूछा। वजीरी देश के छोटे से बंगले में तुमने जो कुछ किया, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, बंदर आदमी ने उत्तर दिया। शनाइडर ने धौंस दिखाना और धमकाना शुरू कर दिया। टार्ज़न ने दरवाजे के ताले में चाबी घुमाई और पिस्तौल के पीछे खिड़की से शनाइडर को फेंक दिया। फिर वह लड़की की ओर मुड़ा। रास्ते से दूर रहो, उसने धीमी आवाज में कहा। बंदरों का टार्ज़न मारने वाला है। खून ने अपनी शेखी बघारना बंद कर दिया और गिड़गिड़ाने लगा। मेरे घर पर पत्नी और बच्चे हैं, वह चिल्लाया। मैंने कुछ नहीं किया, तुम अपनी प्रजाति के अनुसार मरने जा रहे हो, टार्ज़न ने कहा। तुम्हारे हाथ खून से सने होंगे और तुम्हारे होठों पर झूठ होगा। वो कमरे के पार मोटे हाउप्टमैन की ओर बढ़ने लगा। शनाइडर एक बड़ा और शक्तिशाली आदमी था, लगभग बंदर आदमी की ऊंचाई का, लेकिन उससे कहीं ज्यादा भारी। उसने देखा कि न तो धमकियां और न ही दलीलें उसके काम आएंगी और इसलिए वह लड़ने के लिए तैयार हो गया, जैसे एक कोने में फंसा हुआ चूहा अपने जीवन के लिए लड़ता है, वह भी पागलपन भरे क्रोध, चालाकी और क्रूरता के साथ, जो प्रकृति का पहला नियम कई जानवरों को देता है। अपने बैल के सिर को नीचे करके उसने बंदर आदमी पर हमला किया और फर्श के बीच में दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया। वे एक दूसरे से बंधे हुए खड़े रहे और कुछ पल के लिए डगमगाते रहे, जब तक कि टार्ज़न अपने प्रतिद्वंद्वी को पीछे की ओर धकेलने में सफल नहीं हो गया, जो दो भारी शरीरों के वजन से फर्श पर गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। लड़की चौड़ी आंखों से लड़ाई देख रही थी। उसने दोनों आदमियों को फर्श पर इधर उधर लौटते देखा और उसने नग्न विशालकाय के होठों से आने वाली धीमी गड़गड़ाहट को डरावनी आवाज में सुना। शनाइडर अपनी उंगलियों से अपने दुश्मन के गले तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, जबकि भयावहता से परे बर्था किरचा देख सकती थी कि दूसरा अपने दांतों से जर्मन के गले की हड्डी ढूंढ रहा था। ऐसा लगता है कि शनाइडर को भी इस बात का एहसास हो गया था, क्योंकि उसने भागने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया और आखिरकार वह बंदर आदमी के ऊपर लुढ़कने और भागने में सफल रहा। अपने पैरों पर उछलकर वह खिड़की की ओर भागा, लेकिन बंदर आदमी उससे बहुत तेज था और इससे पहले कि वह सैश से कूद पाता, एक भारी हाथ उसके कंधे पर पड़ा और वह झटके से पीछे की ओर गिरा और कमरे के दूसरी ओर की दीवार पर जा गिरा। वहां टार्ज़न ने उसका पीछा किया और एक बार फिर वे एक दूसरे से भिड़ गए, एक दूसरे पर भयानक वार करने लगे, जब तक कि शनाइडर ने तीखी आवाज में चिल्लाया, कमेराड, कमेराड। टार्ज़न ने उस आदमी का गला पकड़ लिया और अपना शिकार करने वाला चाकू निकाल लिया।
शनाइडर की पीठ दीवार से सटी हुई थी, इसलिए हालांकि उसके घुटने डगमगा रहे थे, फिर भी वह बंदर आदमी द्वारा सीधा खड़ा था। टार्जन ने जर्मन के पेट के निचले हिस्से पर चाकू से वार किया। इस तरह तुमने मेरे साथी को मार डाला, उसने भयानक आवाज में फुसफुसाया। इसी तरह तुम मरोगे। लड़की लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ी। हे भगवान, नहीं, वह चिल्लाए, ऐसा नहीं है। तुम बहुत बहादुर हो, तुम इतने जानवर नहीं हो सकते। टार्जन ने उसकी ओर देखा। नहीं, उसने कहा, तुम सही कह रही हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं कोई जर्मन नहीं हूँ। और उसने अपनी तलवार की नोक उठाई और उसे हॉप्टमैन फ्रिट्ज शनाइडर के सड़े हुए दिल में गहराई तक घुसा दिया, जिससे खून की आखिरी सांसों की चीख पर खूनी विराम लग गया। मैंने ऐसा नहीं किया। वह नहीं है। फिर टार्जन ने लड़की की ओर मुड़कर अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मुझे मेरा लॉकेट दे दो। उसने मृत अधिकारी की ओर इशारा किया। उसके पास है। टार्जन ने उसकी तलाशी ली और वह गहना ढूंढ लिया। अब तुम मुझे कागज दे सकती हो, उसने लड़की से कहा, और बिना कुछ कहे उसने उसे एक मुड़ा हुआ दस्तावेज थमा दिया। वह काफी देर तक उसे देखता रहा, फिर उसने फिर से बात की। मैं भी तुम्हारे लिए आया हूँ, उसने कहा। तुम्हें यहाँ से वापस ले जाना मुश्किल होगा और इसलिए मैं तुम्हें मारने जा रहा था, क्योंकि मैंने तुम्हारे सभी प्रकार के लोगों को मारने की कसम खाई है। लेकिन तुमने सही कहा कि मैं औरतों का हत्यारा नहीं हूँ। मैं उसे नहीं मार सकता था जैसे उसने मुझे मारा था। नहीं, मैं तुम्हें मार सकता हूँ, जो एक औरत हो। वो खिड़की के पास गया, खिड़की का दरवाज़ा उठाया और एक पल बाद ही वह बाहर निकल गया और रात में गायब हो गया। और फिर फ्राउलिन बर्था किर्चा तेजी से फर्श पर पड़ी लाश के पास पहुंची, ब्लाउज के अंदर हाथ डाला और कागजों का एक छोटा बंडल निकाला जिसे उसने अपनी कमर में खोंस लिया और फिर खिड़की के पास जाकर मदद के लिए पुकारने लगी।